बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? यकीनन खैर आफियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज ही को डिस्कस कर रहे थे और शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस अब तक हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट सेक्शन हमारा टर्म्स टू नो का है। टर्म्स टू नो क्या है? दरअसल ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर पूछी जा सकती हैं। डियर स्टूडेंट्स, इनको डिस्कस करने के लिए आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, टर्म्स टू नो में जो क्वेश्चंस हैं उनको एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी से क्या मुराद है? रिकॉल योर मेमोरी। हम डिस्कस कर चुके कि दरअसल ये वो कम से कम एनर्जी की मिकदार है जो किसी भी रिएक्शन के आगाज के लिए दरकार है। हम ये कह सकते हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ बायोकेमिकल रिएक्शन। इसका जवाब आप यूं लिख सकते हैं, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ बायोकेमिकल रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, एंजाइम का रोल इसमें क्या है ये भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। एंजाइम लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्टिव साइट। क्या मुराद है एक्टिव साइट से? हमें मालूम है कि एंजाइम सारे का सारा रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता है, बल्कि एंजाइम का एक स्मॉल पार्ट है, एक छोटा सा पोर्शन है कि जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। इस रीजन को, इस स्मॉल पार्ट को हम एक्टिव साइट का नाम देते हैं। इसका आंसर आप यूं लिख सकते हैं, ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन कैटालाइसिस दैट इज नोन एज एक्टिव साइट। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए डिस्कस करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, अमाइलेज से क्या मुराद है? अमाइलेज दरअसल एक एंजाइम का नाम है। रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया यूजेस ऑफ एंजाइम को और स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम को। हमने वहां पे डिस्कस किया था कि ये वो एंजाइम है जो स्टार्च की ब्रेकडाउन करता है और स्टार्च की ब्रेकडाउन के नतीजे में हमें बहुत से फवायद हासिल होते हैं। मिसाल के तौर पर स्टार्च को तोड़ने वाला एंजाइम फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, स्टार्च को तोड़ने वाला एंजाइम पेपर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। ये फायदे हैं स्टार्च को तोड़ने वाले एंजाइम के और ये एंजाइम अमाइलेज कहलाता है। आपने एक बात जहन में रखनी है कि एंजाइम्स के नाम के आखिर पर ASE आता है और ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। एंजाइम्स दैट इज स्पेसिफिक फॉर ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च आर कार्बोहाइड्रेट that are called amylase enzymes. Next question क्या है? Question number 4, एनाबोलिज्म से क्या मुराद है? Dear students, lecture number 1 recall your memory। हमने डिस्कस किया मेटाबॉलिज्म की 2 टाइप्स हैं, जिसमें से एक को एनाबोलिज्म कहा जाता है। एनाबोलिज्म मेटाबॉलिज्म की वो किस्म है कि जिसमें स्मॉलर यूनिट्स मिलते हैं और एक लार्जर मॉलिक्यूल बनाते हैं। एनाबोलिज्म के दौरान एनर्जी यूटिलाइज की जाती है। आप ऐड ऑन कर सकते हैं इसके साथ एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं जो कि ग्लूकोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, बायो कैटलिस्ट और एंजाइम के बारे में पूछा गया है। चैप्टर नंबर 1 रिकॉल योर मेमोरी। लेक्चर नंबर 1 में हमने बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा था कि एंजाइम्स एक्ट एज बायो कैटलिस्ट। लफ्ज 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। बायो कैटलिस्ट, बायो का मतलब लाइफ और कैटलिस्ट का मतलब वो केमिकल के जो रिएक्शंस को स्पीड अप करवाता है, और ये एंजाइम की खूबी है बायोलॉजी के अंदर।
दरअसल बायोलॉजी में कैटलिस्ट को बायोकैटलिस्ट कहा जाता है, जिसका दूसरा नाम ज्यादातर एंजाइम मुराद लिया जाता है। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, एंजाइम्स आर क्रूशियल टू मेटाबॉलिज्म। एंजाइम मेटाबॉलिज्म के लिए खास अहमियत के हामिल हैं। क्रूशियल का मतलब खास अहमियत के हामिल। दे एक्ट एज बायोकैटलिस्ट, ये बायोकैटलिस्ट का काम करते हैं। एंड स्पीड अप और रेगुलेट बायोकेमिकल रिएक्शन, और ये बायोकेमिकल रिएक्शंस को ना सिर्फ रेगुलेट करते हैं बल्कि उनकी रफ्तार को भी बढ़ा देते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने के लिए नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म किसको कहा जाता है? रिकॉल योर मेमोरी, लेक्चर नंबर 1 हमने डिस्कस किया मेटाबॉलिज्म की दूसरी किस्म कैटाबोलिज्म है। कैटाबोलिज्म दरअसल ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं कि जिनके अंदर बड़ा मॉलिक्यूल टूटता है, टुकड़ों में तकसीम हो जाता है छोटे छोटे, हम इसको कैटाबोलिज्म कहते हैं। और इस दौरान में एनर्जी रिलीज होती है। आप इसके साथ ऐड ऑन कर सकते हैं, इसकी एग्जांपल है रेस्पिरेशन, और ये एग्जांपल हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस की थी। रेस्पिरेशन में एक बड़ा मॉलिक्यूल जो कि ग्लूकोज का है वो टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। इसका जवाब आप यूं लिख सकते हैं, अ टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म इन विच लार्जर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, कोएंजाइम। कोएंजाइम किसको कहा जाता है? इसको समझने के लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 में शॉर्ट क्वेश्चंस में यही क्वेश्चन रिपीट हो चुका, और वहां हमने डिस्कस किया था कि एंजाइम का ऐसा नॉन प्रोटीन पार्ट जो लूजली अटैच्ड होता है वो कोएंजाइम कहलाता है, और उसकी एग्जांपल कुछ विटामिन्स हैं जैसा कि राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कोफैक्टर। स्टूडेंट्स, कोफैक्टर से क्या मुराद है? यह सवाल भी रिपीट क्वेश्चन है, और इसको कैसे अटेम्प्ट करना है इसके लिए आपने रिव्यू कर लेना है सेम लेक्चर नंबर 7। वहां पे हमने डिस्कस किया था कोफैक्टर बेसिकली नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम को कहा जाता है जो आइदर टाइटली बाउंड होता है या लूजली अटैच्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डीनेचरेशन। स्टूडेंट्स, डीनेचरेशन से क्या मुराद है? जरा इस लफ्ज पे गौर कीजिए, ये दो अल्फाज का मजमुआ है। डीनेचरेशन, नेचर से नेचरेशन। डीनेचरेशन यानी उलट हो जाना नेचरेशन का, किसी चीज का अपनी असल तरतीब से हट जाना, इसको डीनेचरेशन कहते हैं। डीनेचरेशन की टर्म यहां पर जो इस्तेमाल हुई वो फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन में इस्तेमाल हुई, और हमने टेम्परेचर वाले फैक्टर में इसको डिस्कस किया। हम इसका जवाब यूं लिख सकते हैं, द चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ एन एंजाइम ड्यू टू एबनॉर्मल चेंज इन एनी लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर किसको कहा जाता है? कोई भी ऐसी चीज जिसके कम या ज्यादा होने से कोई प्रोसेस मुतासिर हो वो उसका लिमिटिंग फैक्टर है। मिसाल के तौर पर एंजाइम के काम पर टेम्परेचर असरअंदाज होता है, वो उसका लिमिटिंग फैक्टर है। तो हम ये कह सकते हैं कोई लिमिटिंग फैक्टर अगर किसी प्रोसेस के दौरान कम या ज्यादा हो तो वो उस पर असरअंदाज होता है। और टेम्परेचर कैसे असरअंदाज होता है? टेम्परेचर के बढ़ने से, ऑप्टिमम लेवल से आगे जाने पर एंजाइम की शेप बिगड़ जाती है, और इसको हम डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए आइए चलते हैं नेक्स्ट पोर्ट की तरफ। यहां पर एक चीज ऐड ऑन कर लीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन में आप एक एग्जांपल भी शामिल कर सकते हैं, और वो एग्जांपल है हमारी बॉडी। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर है हमारी बॉडी के एंजाइम्स की वर्किंग के लिए। अगर टेम्परेचर इससे ऊपर चला जाए तो एंजाइम की डीनेचरेशन हो जाती है, और ये एग्जांपल है डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्टिमम पीएच। डियर स्टूडेंट्स, ऑप्टिमम पीएच से क्या मुराद है?
रिकॉल योर मेमोरी, लेक्चर नंबर 4 में हमने डिस्कस किया था कि pH का मतलब नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है, और ये ऐसी टर्म है जो हमें बताती है कोई भी सब्सटेंस, कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या नहीं है, और इस बात का फैसला हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन की बुनियाद पर होता है। तो ऑप्टिमम पीएच क्या है? वो पीएच की वैल्यू जिसके ऊपर एक एंजाइम बेहतरीन काम सर अंजाम दे, वो ऑप्टिमम पीएच कहलाता है। इसका जवाब आप यूं लिख सकते हैं, all enzymes work at their maximum rate at a narrow range of pH called as the optimum pH। स्टूडेंट्स, इसमें आप एक एग्जांपल भी ऐड ऑन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पेप्सिन वर्क्स एट लो पीएच इन स्टमक कैविटी। मिसाल के तौर पर पेप्सिन एक एंजाइम है, हमारे जिस्म में पाया जाता है, स्टमक के अंदर मौजूद होता है, और इसका काम प्रोटीन को तोड़ना है, और ये लो पीएच पे यानी एसिडिक मीडियम में काम करता है। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ सवालात थे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और बोर्ड में इन सवालात में से एक हिस्सा पूछा जाता है। ये तमाम सवालात मुझे उम्मीद है आप लोगों ने समझ लिए हैं, और समझने के बाद आप लोग इसको याद भी करेंगे। अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।